अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल ही है, अंदर में कोई ट्यूटोरियल है। तो लास्ट ट्यूटोरियल में मैं कुछ वो डिस्कस कर रहा था, प्रॉब्लम्स वगैरह मैंने कुछ डिस्कस किए थे और कुछ वो लीनियर डिपेंडेंसी रिलेशन वो रह गई थी। तो पहले मैं उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और उसके बाद पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो जी जी कुछ नहीं। अच्छा, तो मैं लेट्स सपोज मैं 3 वेक्टर ले लेता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि वो तीनों जो वेक्टर हैं लीनियर डिपेंडेंस अगर हैं तो फिर उनकी डिपेंडेंसी रिलेशन कौन सी है, वो इसके लिए रिलेशन फाइंड करनी है। तो लेट्स सपोज मैंने 3 वेक्टर ले लिए। सर मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे। अच्छा हाँ, पूछें एक चीज़ पूछनी है। पूछें। अभी क्लास के कितने बच्चे अटेंड करेंगे? अभी वहाँ कितने पे बच्चे अटेंड करेंगे क्लास? ये अभी तो टोटल। जैसे सिर्फ मैं हूँ। अच्छा, ये पता नहीं 3 बंदे 3 होते थे, वैसे ज़्यादा तो वो नहीं करते थे। ऐसा कर सकते हैं कि जब तक अगर वो लोग नहीं आ रहे तो आप मतलब मुझे ज़रा पढ़ा दें, क्योंकि मैंने असल में लेट ज्वाइन किया था। अच्छा मैंने मतलब थर्ड वीक तक ना मैंने मतलब ज्वाइन किया, सेकंड और थर्ड वीक के दरमियान या थर्ड वीक में। अच्छा, हाँ तो सही है। मुझे आपको शुरू का तो कुछ आता ही नहीं है। जो भी आपको क्वेश्चन वगैरह है आप वो पूछ लें। असल में मैंने तो कोई क्लास मतलब शुरू की ली नहीं ना, तो ली नहीं तो क्वेश्चन कैसे होगा? समझ सही। रहे हैं आप? तो फिर आपको मतलब वो जो सर के लेक्चर हैं वो एक दफ़ा आपको पढ़नी पढ़नी चाहिए। तो आप पहले वो देख ली सारे जो सर ने 1.1 से लेके 1.9 तक जो किए हैं, अभी तक सर 1.9 पर हैं। तो वहाँ से आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, अगर उनसे कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर मैं समझा दूंगा, क्योंकि सर सही ने अभी सही। तक और 7। जी। आप मुझे कोई अच्छी ऑनलाइन लिंक्स सेंड कर सकते हैं जिससे मतलब सही से मतलब पूरी लिनियर अलजेब्रा जो मतलब पढ़ाई भी है वो मतलब समझ आ जाए मुझे, मतलब मुझे कोर्स के लिए जो जी। मतलब बेस्ट ट्यूटोरियल हो, मतलब कोर्स अगर ऑनलाइन। मेरे ख्याल में जो सर के जो लेक्चर्स है सबकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है। सर की वो रिकॉर्डिंग सारे देख लो, मेरे ख्याल में तो क्लियर हो जानी चाहिए। ये किधर होता है रिकॉर्डिंग सर की, किधर है? रिकॉर्ड आप ग्रुप में है ना, तो ग्रुप के जो डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ड्राइव का। तो वहाँ पे सर की सारी लेक्चर्स वहाँ पे पड़ी हुई है। सही सही सही, क्लास थैंक 1 यू से सर। लेके एंड तक सारे वहाँ पे हैं। तो आप एक दफ़ा वो देख लें और उनसे कुछ समझ नहीं आया वो क्वेश्चन वगैरह होगी तो फिर मैं कभी भी कैंपस में भी होता हूँ, या फिर व्हाट्सअप करके पूछ लें, या फिर यहाँ ट्यूटोरियल में पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। और अगर मैं आज का ट्यूटोरियल लेता हूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा, समझ आएगा? हाँ कुछ आ जाएगा, कुछ तो आएगा। इंशाल्लाह। चलें सही, हाँ आप जो पढ़ा रहे थे वो पढ़ाएं। हाँ। तो अभी क्वेश्चन अभी टॉपिक मेरा ये है कि डिपेंडेंसी रिलेशन क्या होती है। कोई एक सिस्टम है जिसका अगर मैं तो सिस्टम अगर ना मतलब 3 वेक्टर है बेसिकली, अगर मैं 3 वेक्टर यहाँ पे लिख लूँ v1 लेट्स सपोज 2 -1 0। एक दूसरी मैंने वेक्टर ले ली, लेट्स सपोज 8 -3 और 4, और तीसरी वेक्टर ले ली v3 -1 0 लेट्स सपोज -2। ये 3 वेक्टर मैंने ले लिए। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं या नहीं। अगर डिपेंडेंट हैं तो फिर उनका रिलेशनशिप क्या है, कौन कौन सी रिलेशन से वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। बेसिकली वो रिलेशन फाइंड करनी है। पहले ये चेक करना है कि डिपेंडेंट है या नहीं, अगर डिपेंडेंट है तो फिर वो रिलेशन फाइंड करनी है बेसिकली। सही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते थे जिसके जो कॉलम्स थे ये 3 वेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे 2 -1 0, यहाँ पे 8 -3 4 और -1 0 2। ये मैट्रिक्स बन गया। अभी मैट्रिक्स को मुझे चेक करना है कि डिपेंडेंट है या नहीं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है। अगर हर एक कॉलम में एक पिवट आ गया तो फिर मतलब ये डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होंगे। अगर किसी एक भी सर कॉलम में। जी। जी बस सर, आप मुझे बता सकते हैं पिवट क्या होता है? अच्छा हाँ, पिवट एक मतलब प्रोसीजर होती है
जिसमें एक प्रोसीजर होती है जिसको एक्लोन फॉर्म कहते हैं। तो इस एक्लोन फॉर्म क्या होती है वो मैं अभी रिड्यूस करूंगा, एक्लोन फॉर्म आपको पता सही चल जाएगा। सही सही। तो एक्लोन फॉर्म तो मैंने पढ़ी हुई थी, अच्छा, एक्लोन फॉर्म तो पढ़ी एक्लोन हुई फॉर्म पड़ी हुई थी ना। तो एक्लोन फॉर्म में जो हर एक रो की जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो बेसिकली पिवट होता है। जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है ना वो पिवट होती है। तो हम यहाँ पे करेंगे ये जो मैट्रिक्स है इसको रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में लेके आएंगे। तो एक्लोन फॉर्म में ले आने के बाद जो पिवट्स होंगे, अगर इसके अंदर तीन पिवट हो गए तो मतलब ये तीनों वेक्टर जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे। अगर उनमें से तीन से कम पिवट आ गए, एक पिवट आ गए या फिर दो आ गए, तो इसका मतलब ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ। अगर डिपेंडेंट है तो वो रिलेशन हमें फाइंड करनी है। तो इसको रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में। तो इसके वो स्टेप्स वगैरह वो बताएं आपको कि एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। एक तो हम लोग मेरे ख्याल से डिवाइड करा देते हैं रो को। एक तो स्केलर मल्टीपल होती है, सही है। और दूसरी ये होती है कि किसी एक रो के मल्टीपल को दूसरे में ऐड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसकी तीसरी ये होगी कि किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक वो स्टैंडर्ड मेथड होती है कि सबसे पहले ये जो एलिमेंट है इसको क्या करना है, वन करना है। इसके बाद इस वन के नीचे सारे जीरोस करने हैं। और इसके बाद ये जो दूसरा एलिमेंट है सेकेंड और सेकेंड कॉलम ये वन करनी है, इसके नीचे ऊपर जीरो करने में रेडियस एक्लोन की बात करना, ऊपर नीचे जीरो करने है। इसके बाद एंड में इसको वन करके इसके ऊपर सारे जीरोस करने हैं। तो ये बेसिक प्रोसीजर होती है। तो सबसे पहले टू की जगह हमें यहाँ पे वन लेके आना है। तो वन कैसे लेके आ सकते हैं, इसके एक तो मेथड ये है कि पूरे रो को मैं टू से डिवाइड कर दूँ। तो पहली जगह पे आ जाएगा वन, दूसरे पे आ जाएगा फोर, तीसरे पे आएगा -1/2। चूंकि एंड में फ्रैक्शन में आ रहा है -1/2 आ रहा है तो कैलकुलेशन में थोड़ी मुश्किल होगी। मैं क्या करूँगा, जो सेकेंड रो है इसको फर्स्ट में सिंपली ऐड कर दूंगा, तो इससे भी हम आ लोग जाएगा। इसको इंटरचेंज, अच्छा वन चाहिए, वन हाँ चाहिए, वन सही चाहिए जी। सही सही। तो ऑपरेशन क्या हो सकती है, ऑपरेशन में ये कर रहा हम हूँ यहाँ एक पे। और काम नहीं कर सकते कि हम एक काम करें कि रो वन और रो टू को इंटरचेंज कर दें? हाँ, फिर रो वन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ ये भी हो एग्जैक्टली सकती है। एग्जैक्टली। हाँ लेकिन इससे दो ऑपरेशन हो रहे हैं ना, एक तो इंटरचेंज हो रहा है, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है, दो हो रहे हैं ना। अगर मैं सिंपली रो टू को रो वन में ऐड कर दूँ तो 2 - 1 सिंपली वन आ जाएगा एक ही ऑपरेशन में। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं R1 इक्वल्स टू R1 - R2, सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा वन, यहाँ पे आ जाएगी 5, और यहाँ पे आ जाएगा -1। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 0 4 2। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करनी पड़ेगी, जो वन के नीचे जो -1 है ये जीरो करना है। तो वो कैसे जीरो हो सकता है, R2 में ऑपरेशन होगी, और R2 में हम क्या ऐड करेंगे, डिवाइड। डिवाइड नहीं करेंगे, R2 में R1 सिंपली ऐड कर देंगे। क्योंकि ये जो वन है ये वन इस -1 से ऐड हो जाएगा तो जीरो आ जाएगी नीचे। तो पहला तो जो रो है वो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें ऑपरेशन नहीं हो रही है, ऑपरेशन दूसरे रो में हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 + 1 जो कि जीरो हो जाएगी, -3 + 5 जो कि हो जाएगी 2, और इसके बाद 0 - 1 -1 हो जाएगी। यहाँ पे क्लियर है। ये लेकिन वन तो नहीं हुआ हमारा, ये आ, तो टू है। अच्छा, ये इसको अभी मैंने चेंज नहीं किया। पहला स्टेप क्या था, वन को इस टू की जगह पे वन लेके आना था। इसके बाद इसी वन के नीचे जो भी वो नंबर्स होंगे उनको जीरोस करनी है जी सिंपली। जी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया, प्रोसीजर करके यहाँ पे जीरो कर दी। यहाँ तक और क्लियर है। सही है। और इसके बाद थर्ड में तो कोई चेंजेस नहीं की, वो सेम आ जाएगा 2, सही है। इसके बाद अब क्या करना है, जहाँ पे 2 है 2 की जगह पे क्या लेके आनी है, 1 लेके आना है। वन वन। तो यह कैसे कर ये सकते हैं, सिंपली हम लोग टू से डिवाइड करा लेंगे। हाँ इसको 2 से डिवाइड कर दिया, सही है, तो उससे हो जाएगा। और इस 2 लेकिन को मुश्किल हो जाएगी फिर वो, बिल मुश्किल हो क्योंकि जाएगी। वन जो है हमारा ये डेसिमल में चला जाएगा। हाँ अगर एंड में कोई वो नहीं हुआ, कोई और दूसरा मेथड नहीं हो, तो उनमें एंड में वो करना ही पड़ेगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा फ्रैक्शन के साथ ही। तो लेकिन उससे पहले मैं कुछ और कर सकता हूँ।
S2 की मदद से S4 को तो 0 कर सकता हूँ, पहले इसको 0 कर दूँ, बाद में उसको 1 कर दूँ, ये कर सकता हूँ। तो मैं बिल्कुल। पहले क्या करना, पहले ये करता हूँ कि R3 को R3 माइनस 2 R1 कर दूँ। जी अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अगर ऊपर चल के देखी, ये जो वेक्टर था ये मैंने गलत हो गई थी, यहाँ पे क्या था -2 था और मैंने लिया यहाँ पे सिर्फ 2, तो यहाँ पे माइनस मेरा मिसिंग है, ये माइनस यहाँ पे था, ये माइनस यहाँ पे था और ये माइनस यहाँ पे था, सही है। यहाँ पे तो R1 तो मेरा चेंज नहीं हो रहा है, 1 5 -1, R2 0 2 -1, R3 ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 है ऑलरेडी। यहाँ पे 4 -2 टाइम्स 2 4 हो जाएगी जो कि 0, और यहाँ पे -2 माइनस टाइम 2 टाइम्स 1 ये भी हो जाएगी 0, सही है। सही सही। अच्छा ये इसका एक्लोन फॉर्म आ गया, सही है, ये इसका एक्लोन अभी तो नहीं आया, अभी एक, तो नहीं आया, अभी इसको 2 से डिवाइड कराना होगा सेकंड रो को मेरे ख्याल से। एक्लोन फॉर्म में ये ज़रूरी नहीं होता कि ये डायगोनल के एलिमेंट 1 हो, वो रिड्यूस एक्लोन में ज़रूरी होती है। वो रिड्यूस्ड, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो ये एक्लोन फॉर्म है बिल्कुल इसकी। अभी इस एक्लोन फॉर्म को हम देख के कह सकते हैं कि जो 3 वेक्टर्स थे हमारे वो डिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक्लोन फॉर्म से ही पता चल जाता है कि कौन से कॉलम में पिवट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो पहला कॉलम है वहाँ पे एक पिवट आ रहा है, ये वाले एलिमेंट है, ये वन है पहला पिवट पहले कॉलम का। तो दूसरा जो कॉलम है उसका पिवट कौन सा है, ये 2 आ रहा है, और जो तीसरा कॉलम है उसका कोई पिवट आ ही नहीं रहा है। ये बात ये समझ में आ रही है? डिपेंडेंट है, हाँ तो ये तो डिपेंडेंट है। अच्छा अभी मतलब ये जो 3 वेक्टर्स हैं डिपेंडेंट है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अभी क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर डिपेंडेंट हैं तो इनका जो डिपेंडेंसी रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो फाइंड करना है। तो हम अब उसी की तरफ चलते कि वो रिलेशन कौन सी होगी, रिलेशन को फाइंड करते हैं। अच्छा तो रिलेशन फाइंड करने के लिए इसको रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तो इसको पहले रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में लेके चलते हैं, उसके बाद फिर रिलेशन फाइंड करते हैं। अच्छा तो ये 1 0 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 0 चेंज नहीं हुआ। अच्छा अभी करना क्या है, जो 2 है 2 की जगह पे 1 लेके आना है। तो R2 में ऑपरेशन होगा, R2 फिर 1/2 R2, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे R2 के साथ में, तो यहाँ से 2 जो है 2 की जगह पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1/2, यहाँ पे क्लियर है। जी जी। सही। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा, 5 की जगह पे क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। तो 5 को 0 में कैसे कर सकता हूँ, R2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करके R1 में माइनस कर दूँ तो मेरा 5 की जगह पे 0 आ जाएगा, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस 5 टाइम्स R2। तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 5 - 5 0 आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट है, इसकी जगह पे आएगा -1 माइनस 5 टाइम्स -1/2, सही है, ये चीज़ क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो यहाँ पे -1 प्लस 5/2 आ गया, जो कि इक्वल है 3/2 के, मतलब यहाँ पे आ जाएगी 3/2, सही है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1/2 था, और यहाँ पे 0 0 0, सही है। अच्छा ये जो ये मैं 7/2 नहीं होगा, 7/2 होगा, आपने 3/2 लिख दिया शायद। ये माइनस है ना, -1 है, और ये 5/2 है। -5/2 2.5 होता है, 2.5 -1 ये हो जाएगा -3.5। नहीं नहीं, टू पॉइंट नहीं फाइव नहीं नहीं, आपने ऐड किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सही 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 है। सही सही। अच्छा तो ये मेरे पास आ गया रिड्यूस एक्लोन फॉर्म। अभी इस रिड्यूस एक्लोन फॉर्म से मुझे वो डिपेंडेंसी रिलेशन फाइंड करनी है, और डिपेंडेंसी रिलेशन की वो डेफिनेशन क्या होती है, वो मेरे पास 3 वेक्टर थे V1 V2 V3, जो डेफिनेशन के मुताबिक जो रिलेशन होगी वो इस तरह की कुछ हो जाएगी, x1 V1
प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 इक्वल्स टू 0। ये वैसे की वो डेफिनेशन होती है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब जो हमारे वेक्टर्स होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। क्योंकि हमें पता चल गया कि ये जो वेक्टर्स हैं तीनों तीनों डिपेंडेंट हैं, तो रिलेशन फिर इसी इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे। तो x1 x2 x3 ये कैसे फाइंड करेंगे? 0 से इक्वेट कर देंगे। हाँ, 0 से इसको इक्वेट कर देंगे इसको। तीनों रो को करेंगे अलग अलग। हम तीनों को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे इसको अगर मैं थोड़ा, हाँ, ये जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम जो 1 है वो x1 की वैल्यू x1 और अच्छा ये पे नहीं है x1 प्लस 3/2 x3 इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल। और x2 माइनस 1/2 x3 इक्वल्स टू 0। और जो थर्ड वैल्यू है x3 इक्वल टू x3 होगी, क्योंकि x3 क्या है, फ्री वेरिएबल है। फ्री वेरिएबल क्या होती है, जो भी कॉलम है जिसमें कोई वो पिवट नहीं आ रहा हो तो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होती है वो फ्री वेरिएबल होती है। तो यहाँ पे x3 फ्री वेरिएबल आ रहा है। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ से जो x1 की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, -3/2 x3। और जो x2 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 x3। और x3 की वैल्यू x3 रहेगी। सही है। जी। तो यहाँ पे अभी करना क्या है, अभी ये करना है कि x3 चूँकि फ्री वेरिएबल है, x3 की वैल्यू कुछ भी आसान कर सकते हो। तो मैं इसमें कुछ भी आसान करता हूँ, x3 कोई भी इंटीजर है, मतलब 0 के अलावा और कुछ भी आसान कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा सिस्टम है वो डिपेंडेंट है। तो इसके जो सोल्यूशन होंगे, अगर होमोजेनियस सिस्टम लेके चलूँ तो इसके सोल्यूशन में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएंगे। तो 0 अगर x3 को ले लूँ तो 0 0 0 तो सोल्यूशन होगा ही होगा, हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। तो इसके लिए x3 की वैल्यू को 0 के अलावा और कुछ भी कर लो, सॉल्व मतलब वो रिलेशन मिल जाएगी। तो और कोई भी लेना हो जाएगा। तो मैं सिंपलिसिटी के लिए x3 की वैल्यू को 2 अगर लेके चलूँ तो फ्रैक्शन से बच जाएंगे हम। -3 1 और 2। हाँ, अगर मैं x3 को ले लूँ, x3 को अगर मैं ले लूँ 2, तो फिर x1 की वैल्यू हो जाएगी -3 और x2 की वैल्यू हो जाएगी 1। सही है। अच्छा, ये जो तीन वैल्यूज आ गई इसको सिंपली इस इक्वेशन में पुट करनी है और यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू हो गई -3, मतलब -3 v1 प्लस x2 की वैल्यू, अच्छा सॉरी, x1 की वैल्यू माइनस, हाँ सही है, x2 की वैल्यू 1 है, 1 टाइम्स v2 जो कि हो जाएगी v2 प्लस, और x3 की वैल्यू 2 v3 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो v2 जो वेक्टर होगा उसको मैं लिख सकता हूँ 3v1 -2v3। ये डिपेंडेंसी रिलेशन होगी। सही है। और डिपेंडेंसी रिलेशनशिप आपने कैसे बनाई? ये चीज़ समझ में आ गई। x3 x1 x1 x2 बिल्कुल। x3 की वैल्यू आ गई, एंड वैल्यूज़ को मैंने ठीक है। डेफिनेशन में पुट कर दी जो उसकी थी, डिपेंडेंसी रिलेशनशिप की थी, ये जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डेफिनेशन, ये इसकी इक्वेशन हो गई। और इन तीनों की वैल्यू को सिंपली मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद मेरे पास ये आ गया। फिर यही सिंपली रिलेशन है। फिर मैंने इसको थोड़ा अरेंज करके इस तरह लिखे कि v2 जो वेक्टर है 3 टाइम्स v1 -2 टाइम्स v3 के इक्वल है। ये डिपेंडेंसी रिलेशन है। सही अगर है। ओरिजिनल जो वेक्टर हमने लिए हुए थे अगर उसको देख के आप चेक भी कर लें तो एग्जैक्टली इसी तरह कुछ आएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो v1 हमारे पास क्या था, ये हमारे पास v1 थी कि 2
-1 0 और v2 हमारे पास क्या था, v2 को पहले हम फाइंड करके वो इसी फार्मूले के मुताबिक से फाइंड करते हैं कि सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। और जो v3 थी वो क्या था, -1 0 -2। तो हमारे पास जो रिलेशन आ रही थी वो आ रही थी 3 टाइम्स v1, तो इसको मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ और जो दूसरा है उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ वेक्टर को, इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरे पास v2 आना चाहिए। तो इनको मैं ऐड करूँ तो ये हो जाएगी 2 3 6, अच्छा ये 2 है, सही है। 3 2 ये 6 हो जाएगी, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, सही। अगर इनको हम ऐड कर लूँ तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, जो कि मेरे पास v2 ही है, सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, डिपेंडेंसी रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अभी आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक था वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का था। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता था कि एक जो वेक्टर थी उसकी डायमेंशन अगर R2 में होता है या फिर R3 में होता है, किसी भी डायमेंशन में हो तो उसको किसी दूसरे डायमेंशन में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फंक्शन में अगर एक वैल्यू, अगर 2 वैल्यू इनपुट करते थे तो वहाँ पे एक वैल्यू आ जाती थी। तो इसी तरह यहाँ पे किसी एक फंक्शन में किसी वेक्टर को पुट करोगे तो दूसरा वेक्टर आ जाएगा, तो वो R2 में आ सकता है, R3 में आ सकता है, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा, R3 वो होता है जिसकी रोज 4 होती हैं और R4 वो होगा जिसकी 4 रोज होंगी। रोज से होता है या मतलब कॉलम से होता है? रोज होती है बेसिकली, तो रोज होती वैसे हैं। इसी तरह होती है। और R3 जो है वो स्पेस को वो करती है, रिप्रेजेंट करती है, R2 ब्लेन को, R लाइन को, और R4 R5 हाइपर स्पेसेस होती हैं, उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो अभी आते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। तो पहले इसका एक एग्जांपल वो करके बताता हूँ कि R2 से R3 में किस तरह चेंज होते हैं। उसके बाद में वो करूँगा कि कौन से जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर, मतलब क्वेश्चन इस तरह आ सकती है कि आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और आपको ये बताना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है या नहीं। अगर लीनियर है प्रूव करना है, लीनियर नहीं है तो वो काउंटर एग्जांपल देनी है या फिर ऐसा कुछ करना है। तो पहले मैं आपको एक उसकी एग्जांपल बताऊंगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये वाली चीज़ होती है, और उसके बाद कोई क्वेश्चन में एक आपको दूंगा, मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे और शो करूंगा कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और कोई दूसरा एग्जांपल होगा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो पहले एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैंने एक फंक्शन ले लिया, मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, 1 2 -1 और यहाँ पे 0, लेट सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया और इसके बाद मेरे पास एक वेक्टर है 1 2। तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास एक दूसरा वेक्टर आएगा जो कि क्या होगा, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाली वेक्टर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे R2 से R2 में जा रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें R2 से R3 में जाए। इसी को थोड़ा मैं अगर यहाँ पे 1 1 कर दूँ, अच्छा ये सही है। यहाँ पे जो 1 2 जो मेरा वेक्टर था, ये वेक्टर ट्रांसफॉर्म होके R3 में चला जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 1 -1 1 प्लस 2 2 0 1, तो ये हो जाएगी 1 -1 1 और यहाँ पे 2 0 1, यहाँ पे आ जाएगी 3, यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अभी देखें ये जो मैंने वो लिया हुआ था, वेक्टर लिया हुआ था 1 2, ये R2 के अंदर था। फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने इसी वेक्टर को R3 में ट्रांसफर करके ये वाली बना दी। तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि मतलब एक वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन एक वेक्टर को किसी दूसरे डायमेंशन में चेंज करते हैं। कभी कभी एक ही डायमेंशन में होती है, श्रिंक हो जाती है, कभी एक्सट्रैक्ट हो जाती है, मतलब वो एनलार्ज होती है। तो इसका फंक्शन का मतलब यही होता है। अगर आर्ट वो हम
फंक्शन की वो बात कर लें, वहाँ पे अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो उसका एक काम तो ये था कि मतलब जो भी पॉजिटिव नंबर दोगे सबका, जो भी नेगेटिव नंबर दोगे, पॉजिटिव दोगे, जो भी दोगे, तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और वहाँ पे कोई कर्व पैराबोला बनती थी, तो वहाँ पे जो एक्स एक्सिस की जो लाइन थी इस फंक्शन में डालने के बाद वो एक कर्व बन गई। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो एक वेक्टर था 1 2, इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद R3 के अंदर कोई दूसरा वेक्टर बन गया 3 - 1 2। तो ये सिंपल एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वरना उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो उसकी कंडीशन क्या होती थी? ट्रांसफॉर्मेशन को बेसिकली शो करते हैं टी ऑफ एक्स से, और ये इक्वल किसके होती है? एक्स। मतलब ए क्या होगा? कोई मैट्रिक्स होगा, जैसे ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ था, और एक्स कोई वेक्टर टू होगी, बाई कोई भी। थ्री वाला किया हुआ था आपने। हाँ, वो 2/3 हो से कोई भी कुछ भी हो सकता है। और एक्स वो वेक्टर होगा जो आप खुद देंगे, मतलब इस वेक्टर को आप ट्रांसफॉर्म करके दूसरी शेप में देखना चाहते हैं, एक्स जो एक्स टू आप बाई खुद वन देंगे। आपने किया हुआ था। हाँ, यहाँ पे 2/1 टू जो बाई मैंने लिया वन हुआ एक्स था। है। हाँ, एक्स सही। है। तो यहाँ पे अच्छा, ये तो एक तो टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हो एक्स गई। क्या होगा? टी ऑफ एक्स हमारा जो 3 डायमेंशन वेक्टर एक बन के आ गया तब वो होगा। हाँ, जो इक्वेशन के बाद जो हमारे पास आई थी 3D के अंदर, तो वो वाली वेक्टर टी ऑफ एक्स हो गई थी। अच्छा, तो इसकी कंडीशन क्या होती है? जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि अगर u और v दो वेक्टर हैं, u और v दो वेक्टर हैं, तो कंडीशन ये है कि टी ऑफ u प्लस v, अगर मैं u और v को ऐड करके ट्रांसफॉर्म कर दूं, तो उसका रिजल्ट जो आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v। अगर ये कंडीशन, ये पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है, और इसके बाद फिर दूसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर होगी। और दूसरी कंडीशन क्या थी? टी ऑफ सी यू इक्वल्स टू सी टाइम्स टी ऑफ यू, और यहाँ पे सी क्या है? सी एक इंटीजर है, जेड सी से बिलोंग करती है। अच्छा, ये दोनों कंडीशन जब भी सेटिस्फाई होंगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा वो फिर लीनियर ही होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। और तो इसके अंदर सी क्या होता है? सी कोई इंटीजर होती है, जो कोई भी नंबर हो सकता सही। है, स्केलर मल्टीपल। और अच्छा ये आपने कौन सा साइन बनाया हुआ है? जेड अच्छा, के साथ एक कोई तो बनाया मैं हुआ है। दोबारा लिखता हूँ यहाँ, सी, ये बिलोंग्स टू, अच्छा ये इंटीजर नहीं होती, सॉरी, आई एम सॉरी, ये रियल नंबर होती है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही है। तो इस सी से क्या फर्क पड़ता है? इससे यह है कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको वो आप मतलब श्रिंक कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, एनलार्ज कर रहे हैं, तो वो जो रिजल्ट होगा वो सी टाइम्स अगर उसी वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल हो गया, तो मतलब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये कंडीशन है लीनियर अगर ट्रांसफॉर्मेशन एक्स की। के हो गया, अगर एक्स के सी टाइम्स हो गया, तो हाँ, एक्स के या अच्छा, ए अगर के, तो ये लिनियर होगा। ऐसा ही है। अगर x को c से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करें, या फिर पहले x को ट्रांसफॉर्म करके फिर उसको c के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों रिजल्ट अगर सेम आ रहे हैं तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और इसके लिए नहीं, एक सेकंड, इसके एक लिए सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, हाँ, हमने अभी यहाँ पे टी ऑफ एक्स निकाला। हाँ, सही। से, अगर हम लोग टी ऑफ एक्स निकाल के इसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, और एक्स को हम लोग सी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इन दोनों का रेशियो सेम है, सही, हाँ, एक ही रेशियो, नहीं रेशियो तो सेम ही होगा, वैल्यू सेम है या रेशियो सेम है? वैल्यू सेम होगा तो रेशो 1 हो जाएगी ना, सही, 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 सही। रेशो 1 होगी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अगर रेशियो वन वैल्यू मतलब अगर सेम है, तो ये आपका लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अगर इन दोनों में से एक भी नहीं हो रहा है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। वैसे ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये आप एक एग्जांपल दे सकते हैं इसकी? अच्छा, इसकी मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ। नहीं, बस एग्जांपल दे देंगे ना तो मुझे मतलब जो चीज़ कंफ्यूज हो ना मैं जिसमें वो हाँ, क्लियर इसके हो। एग्जांपल में आपको दो एग्जांपल दूंगा, जिसमें एक ये है कि कोई मतलब दो नहीं दूंगा, मैं तीन टाइप के एग्जांपल आपको दूंगा, जिसमें कुछ में सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है,
कुछ में दोनों हो रही है और कुछ में एक भी नहीं हो रहा है। तो तीनों केसेस आपको मैं बताऊंगा। तो पहला जो केस है, पहले मैं ऐसी कोई एग्जांपल दूंगा जिससे जिससे में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो आप सिंपली कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो दूसरी एग्जांपल ऐसी दूंगा जिसमें एक सेटिस्फाई तो हो रही है लेकिन दूसरी नहीं हो रही है, उसकी वजह से भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और तीसरा फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने लेट सपोज मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन अगर लिख लूँ T1x, मैं कह रहा हूँ कि ये इक्वल है x1 माइनस 2 टाइम्स x2 1 माइनस 2 टाइम्स x2। सपोज मैंने एक वो ट्रांसफॉर्मेशन लिख ली। अभी ये बताने कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर है या नहीं। अच्छा, ये जो सेकेंड इसका पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट से एक और चीज़ हम अब कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है, ऐसे एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे सी मेरे पास ज़ीरो हो गया, अगर मैं सी को क्या ले लूँ, ज़ीरो ले लूँ, तो टी आप ज़ीरो टाइम्स यू इक्वल्स टू ज़ीरो टाइम्स टी यू आना चाहिए। ये सही है। बिल्कुल तो यहाँ पे ज़ीरो टाइम्स यू किसके इक्वल होती है, टी ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू, और ज़ीरो टाइम्स टी यू ये भी ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल तो यहाँ पे एक चीज़ हमने वो कर ली, सिंप्लीफिकेशन। वो मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये इसको कैलकुलेट करना इजी होता है। तो ये सिंपल सी वो है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर नहीं है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है फिर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को वो चेक करके देखेंगे। अगर यही नहीं हो रहा है तो वो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, वो कह रहा है कि कहेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ पे हम T1 ऑफ ज़ीरो फाइंड कर लें। अच्छा, यहाँ पे जो x है, एक बात रखनी, ये जो मैंने x लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे ये x एक वेक्टर है, सही है, एक वैल्यू नहीं, एक वो इंटीजर या नंबर, रियल नंबर नहीं है, ये एक वेक्टर है। यहाँ पे मैंने बोल्ड नहीं लिख सकता, ये कैप इसके ऊपर होनी चाहिए, कैप कर दें, एरो कर दें। x एक वेक्टर है, कौन सी वेक्टर है इस केस में, x1 x2 ये वेक्टर है, सही है। एस x1 x2 वेक्टर को, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि x1 x2 का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ये वाली बन जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली। मैं ये चेक करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर है या नहीं। तो यहाँ पे जो x है, x को मैंने क्या ले लिया पहले, सॉरी x को मैंने ज़ीरो ले लिया, तो x की जो वैल्यूज होंगे ज़ीरो ज़ीरो होंगे, x की वैल्यू ज़ीरो 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 होंगे। इसका मतलब x1 की वैल्यू भी ज़ीरो है और x2 की वैल्यू भी ज़ीरो है। अगर x1 x2 दोनों की वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पे x1 की वैल्यू ज़ीरो माइनस ये भी 2 टाइम्स ज़ीरो 1 माइनस ज़ीरो जो कि है 0 1। ये अच्छा, यहाँ पे देखें, ये जो टी ऑफ ज़ीरो है ये ज़ीरो वेक्टर के इक्वल नहीं आ रहा है, सही है। बिल्कुल तो मतलब ये वाली चीज़ सेटिस्फाई नहीं हुई जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, ये वाली चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। समझ आ गया। अच्छा सर, अगर अगर अभी ट्यूटोरियल आप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे अभी शायद मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँ, तो अच्छा, मतलब आप नहीं रखें, क्योंकि हाँ, मेरे ख्याल से कोई और बच्चा तो ज्वाइन करेगा नहीं। अच्छा, सही या है। मैं आप पढ़ाते रहेंगे और रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, ऐसा होगा या? रिकॉर्ड तो हो रही है, रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो जाएगी वैसे। मैं अगर चला भी जाता हूँ तो आप मतलब इसको कंप्लीट करेंगे? कंप्लीट कंप्लीट ना करूँ, वेट करूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब आज ख़त्म करते अच्छा, हैं। हाँ, ये कोई और तो करेगा नहीं अरे, ज्वाइन। ये भी है, सही है। तो ऐसे ख़त्म नहीं करूँगा मैं, ये जो इसकी दो एग्जांपल और मुझे करनी है तो वो मैं दोनों करके इसी रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी, फिर मैं एक रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, फिर वहाँ पे वो देख सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, इसकी दूसरी एग्जांपल अगर मैं दे दूँ, लेट सपोज एक वेक्टर है T2, सॉरी एक ट्रांसफॉर्मेशन है T2x, उसको मैं ले लूँ
लेट्स सपोज ये इक्वल है x1 मॉड माइनस x2 मॉड और x1 प्लस x2। मुझे अभी ये चेक करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर है नहीं, तो इसकी दो कंडीशन वो होती हैं। तो उसमें जो वो वाली जो टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो पहले वो चेक करते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर नहीं है। अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है फिर हम उन मतलब वो जो प्रॉपर्टीज थी उनकी तरफ जाएंगे। तो पहले टी ऑफ जीरो पॉइंट करते हैं। टी टू ऑफ जीरो x1 और x2 जीरो होंगे, तो यहाँ पे जीरो माइनस जीरो जीरो प्लस जीरो, तो ये जीरो जीरो हो गई। इसका मतलब टी ऑफ जीरो जीरो आ रहा है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर है, क्योंकि ये एक ज़रूरी कंडीशन नहीं होती। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो फिर आगे की प्रॉपर्टीज़ को हमें चेक करनी है। तो प्रॉपर्टीज़ में से जो पहला अच्छा पहला नहीं, जो दूसरा प्रॉपर्टी है उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कोई मोड आ गया तो फिर उस पर सबसे पहले आप नेगेटिव वैल्यूज़ को चेक करेंगे कि नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि मोड नेगेटिव के साथ उसका वो होता है अमूमन वो वहाँ पे नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होती है नेगेटिव वाली वैल्यूज़ के जरिए। जो सी तो रियल नंबर है, उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ सकती हैं पॉजिटिव भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे मैं सी को नेगेटिव नंबर लेके चेक करता हूँ। अगर सी को नेगेटिव लेने के बाद भी सेटिस्फाई हो रहा है तो मैं प्रॉपर्टी वन की तरफ से चला जाऊँगा। तो मैं सी को ले लेता हूँ सिंपली -1। सी को -1 ले रहा हूँ, इसका मतलब जो टी टू ऑफ माइनस यू है वो इक्वल होना चाहिए माइनस टाइम्स टी टू ऑफ यू, इसके इक्वल होनी चाहिए। तो टी टू ऑफ माइनस यू, तो माइनस यू बेसिकली है क्या? अच्छा, मैं यू को सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास यू क्या है, u1 u2 ये वाली वेक्टर है, ये वेक्टर है मेरे पास u। तो यहाँ पे जो x1 की जगह पे आ जाएगा -u1, और ये जो माइनस अगर यहाँ पे मिलेगा मुझे इन दोनों के साथ माइनस आ जाएगी। तो यहाँ पे -u1 मोड माइनस -u2 मोड और अच्छा यहाँ पे -u इक्वल मैट्रिक्स है, इसको क्लियर करके देखता हूँ। u2 -u और यहाँ पे आ जाएगा -u1 प्लस -u2। इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये मोड के अंदर माइनस है तो वो सिंपली वही रहेगा, मोड -u2 मोड नीचे आ जाएगा माइनस टाइम्स u1 प्लस u2। तो ये अगर इसमें से माइनस में कॉमन निकाल लूँ, माइनस में कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे u2 मोड माइनस u1 मोड और यहाँ पे आ जाएगा u1 प्लस u2। तो आप गौर करें, ये मेरे पास ओरिजिनल u नहीं है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू माइनस टाइम्स u ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन थी वहाँ पे u1 मोड ऑफ u1 माइनस मोड ऑफ u2 था। मतलब ओरिजिनल में जो x2 की फॉर्म में लिखा होता मोड ऑफ x2 मोड ऑफ x1 माइनस मोड ऑफ x2 था, लेकिन मेरे पास x2 माइनस मोड ऑफ x1 आ रहा है जो कि इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो दूसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो फिर यहीं पे ये हम कह देंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा जो अच्छा ये जो दो एग्जांपल हो गए जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो फिर हम क्या कहेंगे, मतलब कैसे उसको प्रूव करेंगे।
तो उसकी एग्जांपल मैं एक लिख लेता हूँ। मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है R3 of x, let's suppose is equal to minus x1 plus 2 times x2 और 2 times x1 minus x2। सपोज ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। अभी मुझे चेक करना है कि ये लीनियर ए या नहीं। अगर लीनियर है तो ये प्रूव करनी है कि लीनियर है। लीनियर नहीं है तो फिर मतलब 1 पे ही हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अच्छा जो सबसे पहली कंडीशन है टी ऑफ ज़ीरो, अगर मैं फाइंड करूँ यहाँ पे तो मेरे पास ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि x1 x2 ऊपर वाली जो रो है वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, फिर नीचे वाली रो पे भी ज़ीरो आ जाएगी, तो टी ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल है। अच्छा, तो दूसरी कंडीशन है, तो दूसरा आप पहला वाला कर लें, दूसरा कर लें, मसला नहीं है, कोई भी कर सकते हैं। तो मैं दूसरा वाला जो प्रॉपर्टी वो कंडीशन थी, पहले मैं दूसरा वाला प्रूव करूँगा कि दूसरे वाले ट्रू होती है, उसके बाद फिर पहला वाला। अच्छा, जो दूसरी कंडीशन थी वो ये थी कि टी आप सी यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए सी टाइम्स टी यू के। तो मेरे पास जो सी बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, रियल नंबर से, कोई भी नंबर हो सकती है, और यू एक वेक्टर है, तो मैं यू को सपोज कर लेता हूँ u1। तो जनरली मुझे प्रूव करनी है, किसी एक यू के लिए प्रूव नहीं करनी है। अगर मैं यू को ले लूँ 1 2 उससे लेके प्रूव करूँ तो वो प्रूव नहीं होती। प्रूव के लिए जनरली लेके चलना पड़ता है, जनरली प्रूव करनी है मुझे। तो मैंने यू ले लिया u1 u2, तो मेरे पास जो सी यू होगा सी u1 सी u2, ये मेरे पास ये एलिमेंट हो गई। अच्छा, तो अगर मैं टी आप सी यू फाइंड करूँ तो मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, जो माइनस x1 है, माइनस x1 वो पहले, अगर मैं x को यहाँ पे लिख लूँ तो ये x1 हो जाएगी, x2 हो जाएगी, और इसको मैं कंपेयर करूँ सी यू वन सी यू टू से, तो यहाँ पे जो, इसको क्लियरली ज़रा लिख लेता हूँ, सी यू टू। अच्छा, यहाँ पे जो x1 है वो सी यू वन है और x2 है वो सी यू टू है। तो यहाँ पे x1 की जगह पे मैं लिखूँगा सी यू वन प्लस 2 टाइम्स सी यू टू, और नीचे 2 टाइम्स सी यू वन माइनस सी यू टू। अच्छा, और यहाँ पे अगर मैं पहली रो में सी कॉमन ले लूँ, सी यहाँ पे मैं अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे यू वन प्लस माइनस यू वन प्लस 2 यू टू, और नीचे सी भी कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे देखो 2x1 माइनस यू वन माइनस यू टू, और पूरे मैट्रिक्स में से अगर मैं सी कॉमन निकालूँ तो ये बन जाएगी माइनस यू वन प्लस 2 यू टू, यहाँ पे 2 यू वन माइनस यू टू। अगर इसको हम गौर से देखें तो सी टाइम्स ये मेरे पास क्या है, टी ऑफ यू वन ही है, सॉरी यू वन टी ऑफ यू वेक्टर। इसका मतलब टी टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी यू इज इक्वल टू सी टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू। तो ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब जो रहता है पहली कंडीशन सेटिस्फाई अगर वो भी कर रहा है तो इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई इसमें कर लें। अच्छा, दूसरी कंडीशन चेक करनी है तो पहले मैं वही ट्रांसफॉर्मेशन ही लिख लूँ, टी थ्री ऑफ एक्स इक्वल था
-x1 प्लस 2x2 और नीचे था 2x1 तो यहाँ पे मैं दो महीने में वेक्टर ले लूँगा u और v, और u भी u वेक्टर होगा u1 u2 और v वेक्टर होगी v1 v2। तो यहाँ पे t आप मुझे चाहिए कि नहीं u1 u प्लस v इक्वल होने चाहिए t ऑफ u प्लस t ऑफ v। तो u प्लस v कौन सा वेक्टर होगा? u प्लस v इस तरह की वेक्टर हो जाएगी। ये इस तरह की हो जाएगी u1 प्लस v1 और u2 प्लस v2, क्योंकि मेरे पास जो u था u1 u2 और जो v था v1 v2। तो अगर इसको मैं कंपेयर करूँ x से, तो ये मेरे पास जो ऊपर वाली एलिमेंट है ये मेरे पास x1 की वैल्यू है और ये x2 की है। तो ये वैल्यू सिंपली मुझे ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करनी है। तो t ऑफ u प्लस v मेरे पास हो जाएगी माइनस टाइम्स x1 की जगह पे आ जाएगी u1 प्लस v1 और प्लस 2 टाइम्स x2 की जगह पे आ जाएगा u2 प्लस v2 और नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स x1 की जगह u1 प्लस v1 माइनस x2 की जगह पे आ जाएगी u2 प्लस v2। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगी -u1 -v1 प्लस 2u2 प्लस 2v2। यहाँ पे 2u1 प्लस 2v1 -u2 -v2। तो मैं इसको मज़ीद अगर थोड़ा अरेंज करके लिख लूँ कि ये हो जाएगी -u1 और प्लस 2u2 और प्लस यहाँ पे -v1 प्लस 2v2। तो मैंने इसको अरेंज करके लिखा। तो यहाँ पे 2u1 -u2, u वाली टर्म को इस तरफ एक तरफ लिख रहा हूँ और v वाली टर्म को एक तरफ, ताकि मुझे u और v अलग अलग करके अगर और हैं तो अलग अलग करके मुझे प्रूव करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगी 2v1 -v2। अच्छा, तो इसके बाद मैं ये लिख सकता हूँ कि -u1 प्लस 2u2 और नीचे 2u1 -u2 प्लस अलग अलग अगर मैं इसको लिख के रखूँ -v1 प्लस 2v2 और 2v1 -v2। सही। तो अगर आप गौर से देखें तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये मेरे पास क्या है t ऑफ u है प्लस, और ये दूसरी वाली ये t ऑफ v है। तो इसका मतलब t ऑफ u प्लस v इक्वल हो गया t ऑफ u प्लस t ऑफ v। तो ये दूसरी पहली कंडीशन थी, ये भी सेटिस्फाई हो गई, दूसरी कंडीशन वो भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब जो मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी है ये, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सही है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं। और एक और क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे पेस्ट की हुई थी, अच्छा सा क्वेश्चन था, मैं सोचा आप लोगों को बता दूँ। तो ये वाली क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाली क्वेश्चन में u v और w तीन वेक्टर्स हैं।
और यहाँ पे जो यू की इमेज है वो भी गिवन है, वी की इमेज है गिवन है, नंबर्स में नहीं गिवन है, सिर्फ डायग्राम में गिवन है। और ये R2 से R2 तक एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और हमें जो W की जो टी ऑफ W जो है वो हमें फाइंड करना है। हमें फाइंड करके सिंपली ड्रा करनी है। तो मैं ये थोड़ा बता देता हूँ, ये वैसे ही बुक का क्वेश्चन था। तो मेरी मीटिंग भी कंप्लीट हो रही है, टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। अच्छा, तो मेरे पास अच्छा इसी को जो ट्रैक करके यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, ड्रैग नहीं हो रही शायद, यहीं से करते हैं। यू वी और डब्ल्यू गिवन है और इनकी इमेजेस भी यहाँ पे हैं। अच्छा, तो अगर आप ये एक बात देख लें, यू वी दो वेक्टर हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी एंड गिवन है कि जो वी डब्ल्यू एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी, सही है। यू वी जो वेक्टर हैं, तो डब्ल्यू क्या है, उसी प्लेन पे ही लाई कर रहा है। और ये भी आप लोगों को पता है कि यहाँ पे यू और वी जो वेक्टर हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ये जो वी है और ये जो यू है, ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट वेक्टर है। अगर डिपेंडेंट होता तो फिर इनका स्पेन सेम ही होता, लेकिन इसका स्पेन जो है एक प्लेन आ रहा है, तो मतलब इंडिपेंडेंट वेक्टर है। और डब्ल्यू उसी प्लेन पे ही लाई कर रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू को यू और वी की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो यू वेक्टर है, यू वेक्टर है, यू वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 45 की एंगल से एक वेक्टर है, तो इसकी जो कंपोनेंट होंगे वो 1 हो जाएगा। और वी जो वेक्टर है, वी वेक्टर कौन सी है, यहाँ पे y कंपोनेंट 0 है, x कंपोनेंट सिर्फ है, तो 1 0 हो जाएगी। तो मेरे पास w है, w क्या है, वेक्टर है जिसका y कंपोनेंट है लेकिन x कंपोनेंट नहीं है, 0 1। मुझे फाइंड करनी है w की इमेज फाइंड करनी है, इमेज से नहीं, w की ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज फाइंड करनी है। कॉपी दिस फिगर केयरफुली एंड ड्रा द इमेज tw correctly as possible, सही है। तो ये तीनों मेरे पास याद है। अच्छा, W को अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U और V लिख लूँ तो W इक्वल टू U प्लस V। अच्छा, U प्लस V नहीं है, अच्छा W क्या है, U, अगर मैं U में से V माइनस कर दूँ तो 1 माइनस 0, सो यहाँ 1 माइनस 1 0 रहेगा और 0 माइनस 1 1 ही रहेगा, तो W इक्वल हो गया U माइनस V के। और चूँकि क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि ये जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका मतलब टी ऑफ डब्ल्यू जो है वो इक्वल, मतलब टी ऑफ यू माइनस वी है, और ये जो है टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी होनी चाहिए। अच्छा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे u और v, ट्रांसफॉर्मेशन u और v ये दोनों गिवन है, तो हमें करना ये है कि ये u की ये वाली जो, ये जो t ऑफ v है इसी की नेगेटिव डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। और इसको इसका पैरेलल अगर मैं लिख लूँ u1 के, ये वाली बन जाएगी।